हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछला लेक्चर जो था उसका नाम था जीव जगत, यानी कि जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, जिसका नाम है जीव जगत, क्लास 11th का चैप्टर 1 है, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जीव जगत क्या है, सजीवों का ही अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव मैंने यानी कि जिसमें सभी सजीव आते हैं, और जगत मैंने यानी कि एक अध्याय या एक विज्ञान, जिसे हम क्या कहलाएंगे, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राणी विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। एक है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि इनके जनक कौन है, जीव विज्ञान के और प्राणी विज्ञान के जनक कौन है। जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो है अरस्तु, और जो प्राणी विज्ञान के जनक वो भी हैं अरस्तु। और जो शब्द दिया था जीव विज्ञान वो किसने दिया था, 2 वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रिविरेनस। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफैक्टस। और इसके बाद मैंने बताया था कि सजीव और निर्जीव क्या है, यानी कि सजीव और निर्जीव में हमने क्या देखा था, डिफरेंस देखा था कि क्या क्या सजीव में गुण मिलेंगे और क्या विशिष्ट गुण मिलेंगे और क्या सामान्य गुण होंगे। यानी कि जो निर्जीव और सजीव दोनों में मिलेंगे वो सामान्य गुण, और जो विशिष्ट गुण है सिर्फ सभी सजीव में मिलेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा सजीव नहीं होगा जिसमें ये गुण नहीं पाया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट गुण, जिसका नाम है कोशिका, उपापचय, प्रतिकूलन और अनुकूलन। ये क्या है, एक प्रकार के विशिष्ट गुण है। श्वसन और वृद्धि, गति और वृद्धि क्या है, एक प्रकार का सामान्य गुण है जो निर्जीव में मिलेगा, सजीव में मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था गति तो सिर्फ सजीव में मिलेगी, निर्जीव में नहीं मिलेगी। वृद्धि जो है एक प्रकार का क्या है, सामान्य लक्षण है। और प्रजनन भी क्या है, एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण है सजीवों का। तो ये मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ा दिया था, जिसके बारे में मैंने कोशिका के बारे में थोड़ा बताया था आपको। कोशिका के बारे में मैंने बताया था कि कोशिका एक क्या है, संरचनात्मक, क्रियात्मक, और एक क्या है, आधारभूत इकाई है। इनकी संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर इसे हम क्या मान सकते हैं, कोशिका एक प्रकार की क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के बारे में जो एक विशिष्ट गुण है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, यानी कि इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कोशिका क्या है। तो आओ हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि मुझे आगे भी वीडियो बनानी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए और आप तक पहुंचती रहे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं, ताकि आपके लिए हेल्प मिले और उसमें आपकी बहुत सहायता करे। तो ठीक है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे विशिष्ट गुण कोशिका, जो एक क्या है, कोशिका है। तो कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिका की जो खोज है, 2 वैज्ञानिक थे, एक रॉबर्ट हुक और एक एंटोनी लीवनहॉक। अगर रॉबर्ट हुक की बात करें, अगर हम कोशिका की बात करें, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी और एंटोनी लीवनहॉक ने की थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, और जो एंटोनी लीवनहॉक थे उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर हम बात करें पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है, अगर हम बात करें पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, शुतुरमुर्गे का अंडा। शुतुरमुर्गे का अंडा क्या है, एक सबसे बड़ी कोशिका। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका
जो है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा का आकार जो होगा वो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर जो है इसका व्यास होगा। अगर हम बात करें मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका यानी कि मादा में पाई जाएगी, जिसका नाम है अंडाणु यानी कि ओवम। अगर हम बात करते हैं नर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो उसका नाम है शुक्राणु यानी कि स्पर्म, सबसे छोटी कोशिका। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। अगर हम बात करते हैं अब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, वो मर्द कोशिका की खोज की थी, और उन्हें कौन से पादप में ये बताया था और कैसे संरचना दिखाई दी थी उन्हें, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 ईस्वी में एक ओक पादप लिया था, जिसमें उन्होंने ओक पादप की छाल ली, जिसे छोटे छोटे टुकड़े किए यानी कि उसके स्लाइस काटे, उसमें से कोरकुत्तक की संरचना देखी थी उन्हें माइक्रोस्कोप में। जैसी संरचना उन्हें दिखाई दी थी वो कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिसका नाम दिया था उन्होंने सेलुला, और बाद में उन्होंने शॉर्ट नाम दिया सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिका। और जिस बुक के अंतर्गत रखा था यानी कि जिस बुक में उन्होंने ये लिखा इन सब के बारे में, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने मर्द कोशिका काय में देखी थी, यानी कि कौन सा पादप था इन्होंने जिसमें कोशिका देखी थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो लिया था, एक ओक पादप लिया था, जिसमें इन्होंने छाल के छोटे छोटे स्लाइस काटे, और उसमें इन्होंने कोरकुत्तक तो हम रॉबर्ट हुक की बात कर रहे थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक ओक पादप लिया था, जिसमें उन्होंने छाल ली थी और छाल की छोटी छोटी पीसेस के इसमें कोरकुत्तक जैसी संरचना दिखाई दी थी। तो उन संरचना को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसका उन्होंने बाद में नाम दिया सेलुला, और जो शॉर्ट में नाम था वो क्या था, सेल यानी कि कोशिका। जिस बुक में उन्होंने ये लिखा और ये बताया, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। तो हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या था, शुतुरमुर्गे का अंडा, और जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसका व्यास है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। अगर हम सब मनुष्य में बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की, तो क्या है, अंडाणु, जो कि मादा में पाया जाता है। अगर हम नर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो कौन सी है, तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन। रॉबर्ट हुक ने जो मर्द कोशिका थी कौन से पादप में देखी थी, यानी कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो कैसी उन्होंने संरचना दिखाई दी थी,
तो रॉबर्ट हुक ने ओक पादप लिया था, उसकी छाल ली थी, कोर कुत्तक लिया था, उसकी संरचना दिखाई दी थी माइक्रोस्कोप में। वो कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, जिसमें उन्होंने बाद में नाम दिया था क्या? सेलुला, और जिसका शॉर्ट में नाम दिया था उन्होंने सेल। और जिस बुक के अंतर्गत उन्होंने इस यानी कि लिखा था, जिस बुक में उन्होंने ये सब कुछ लिखा और छापा, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा विशिष्ट जो विशिष्ट गुण था वो था जैव रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें सारी क्रिया यानी कि मनुष्य की जितनी क्रियाएं होंगी यानी कि ऊर्जा प्राप्त होगी, वो सब कैसी होगी? उपापचय अभिक्रिया के अंतर्गत होगी। यानी कि जितनी भी रिएक्शन होगी या तो उपापचय अभिक्रिया होगी, जो कि ऐसी जो उपापचय अभिक्रिया होगी, इसमें क्या होगा? यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। और जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का विशिष्ट गुण है मनुष्य में, यानी कि जीवों में। अगर हम बात करते हैं जीव मैंने यानी कि सजीव, जिसमें क्या होती है? सजीव यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि सजीवों में बायोकेमिकल रिएक्शन। अब इसके अंतर्गत जो आती है वह है उपापचय अभिक्रिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर हम बात करते हैं जो उपापचय अभिक्रिया है वो कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होती है, यानी कि जितने भी कोशिका अंग हैं कोशिका में, तो उनके अंतर्गत जीव द्रव्य में ये संपन्न होती है उपापचय अभिक्रिया। अगर हम बात करें जो उपापचय अभिक्रिया है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है अपचय जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे, और एक है उपचय जिसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। यानी कि उपापचय अभिक्रिया में जो दो रिएक्शन होंगी, या तो उसमें विघटन होगा कुछ, या कुछ उसमें निर्माण हो रहा होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे प्रकाश संश्लेषण, उसमें कुछ बनता है। अगर हम श्वसन की बात करें तो उसमें कुछ विखंडन होता है। तो हम बात करें जैसे उपापचय अभिक्रिया की, इसमें दो भागों में डिवाइड है, एक है अपचय और एक है उपचय। अगर हम विघटन कार्य की बात करें तो इसमें हम जैसे ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज लिया और 6 CO2 की प्रेजेंट में CO2 निकलेगा प्लस जल निकलेगा, और इससे क्या प्राप्त होगी? हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि इसमें क्या हो रही है? ऊर्जा मुक्त होगी। अगर हम बात करें इसकी उपचय की, यानी कि इसमें क्या होगा? निर्माण होगा, जिसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होता है? एक प्रकार प्रकाश संश्लेषण में भी ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसे 6 CO2 लिया प्लस जल, प्रकाश और वर्णक की प्रेजेंट में क्या बनेगा? ग्लूकोज, कुछ O2 निकलेगी और कुछ जल निकलेगा, यानी कि वर्णक, यानी कि ये रंगीन जो होंगे इन्हें हम वर्णक कहेंगे। जैसे क्लोरोफिल, ये कैसे हैं? वर्णक। अगर प्रकाश और वर्णक की प्रेजेंट में तो क्या निकला? ग्लूकोज, O2 निकली प्लस जल निकला। अगर इसमें क्या होगी? यानी कि ऊर्जा लगेगी, निर्माण होगा तो क्या होगी? ऊर्जा लगेगी। अगर विघटन होगा तो क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। अगर हम इस क्रिया की बात करें तो इस क्रिया का नाम क्या है? एक्सोगोरिक, यानी कि इसमें ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। तो मुक्त हो रही है तो क्या नाम होगा? इस क्रिया को क्या कहेंगे? एक्सोगोरिक। अगर ऊर्जा लग रही है यानी कि खर्च हो रही है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? एंडोगोरिक। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा विशिष्ट गुण जो हमने सजीवों में देखे, एक कोशिका और दूसरा क्या है? उपापचय अभिक्रिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आने वाले दूसरे लेक्चर में हम विशिष्ट गुण के बारे में चर्चा करेंगे सजीवों के, और कुछ सामान्य गुण के बारे में, और कुछ आगे इनके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।